आज के सेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी जो आ रही है वो ये है कि जहां एक और भारत का मोस्ट वांटेड सेपरेटिस्ट आतंकी खालिस्तानी सेपरेटिस्ट गुरपवंत सिंह पन्नू भारत के लिए मोस्ट वांटेड है, आज वो अमेरिका के लिए एक एसेट बन चुका है। अमेरिका उस गुरपवंत सिंह पन्नू के दम पर भारत के साथ नेगोशिएट करना चाह रहा है। ये कैसा नेगोशिएशन है इसको आप इससे समझ लीजिए कि इस पन्नू को मारने के लिए निखिल गुप्ता नाम का एक व्यक्ति अमेरिका ने पकड़ा है कि जिसे इंडिया ने भेजा था, उसको अमेरिका ने पकड़ लिया है चेक रिपब्लिक से, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। यहां से पकड़कर उसे अमेरिका ले जाया जा चुका है। और तो और अब अमेरिका के जो चीफ हैं एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जस्ट लाइक अजित डोवाल, वो इंडिया आए हुए हैं, जैक सुलेवान। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पन्नू जो कि भारत का मोस्ट वांटेड है, अमेरिका में रहता है, उसको मारने के लिए किसी निखिल गुप्ता नाम के व्यक्ति का नाम अमेरिका ने उजागर किया कि उसे मारने की प्लानिंग कोई व्यक्ति निखिल गुप्ता कर रहा था। उस निखिल गुप्ता को कहते हैं कि अमेरिका ने चेक रिपब्लिक से पकड़कर अपने देश में कोर्ट के सामने पेश कर दिया है, पहली सुर्खी। और दूसरी सुर्खी कि उस किस्से के बाद में आज के दिन एनएसए जो जैक सुलेवान हैं वो इंडिया हैं। तो क्या हमसे ये कहने आए हैं कि भाई एक बात बताइए कि अब निखिल गुप्ता जिनके नाम लेगा उन नामों को दुनिया के सामने उजागर कर दें, या फिर आप हमारे साथ मांडोली करने को तैयार हो? संभवतः यही होता होगा। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं नहीं, ऐसा रूस ने भी आरोप लगाया है कि ये निश्चित ही निखिल गुप्ता मामले में भारत के साथ किसी प्रकार का नेगोशिएशन कर सकते हैं। अच्छा, ये बातें क्यों हो रही हैं? क्या है ये पूरा मामला? क्या है निखिल गुप्ता, गुरपवंत सिंह पन्नू और ये सारी की सारी बातें, जैक सुलिवान का भारत आना, भारत पर दबाव क्रिएट करना? क्या भारत झुक जाएगा? क्या अमेरिका के सामने भारत सरेंडर कर देगा इस मामले में कि हां साहब अब आप बोलिए, जो आप कहेंगे वही मंजूर है? तो आज का इस सेशन को डिटेल से समझने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों, ये तो जग जाहिर है कि भारत और रूस का जो प्यार है ये देश देशांतर तक सदियों से चला आ रहा प्यार है, और इस प्यार से बहुत अड़चन है। अड़चन है बाइडेन को, अड़चन है अमेरिका को। उसके द्वारा तमाम वो प्रयास जो भारत को अपनी ओर खींचने के किए गए थे वो अधिकांश फेल ही रहे हैं। और इन फेलियर्स से परेशान होकर अब अमेरिका एक कूटनीतिक दाव चल रहा है। आज के सेशन में मैं वही आपको बताने वाला हूं। मतलब पहले प्यार से हमें अपनी तरफ बुलाया, अब प्यार से नहीं तो हमें ब्लैकमेल करके अपनी तरफ बुलाने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। कैसे? मैं आपको कुछ अंदाजे देता हूं जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि भारत कैसे इस समय दोनों बड़े बड़े महाशक्तियों के बीच में वो देश बनकर उभरा है जिसे हर कोई अपने साथ चाहता है। साथियों, आपको याद होगा भारत को अमेरिका ने चाइना के खिलाफ तैयार करने के लिए क्वाड का मेंबर बनाया। आपको याद होगा क्वाड बनाया गया था जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, इन चारों देशों को चाइना के चारों तरफ एकत्रित किया। चाइना ने कहा कि लगता है कि ये नाटो बनाना चाहते हैं, इंडिया को साथ में लेकर चाइना के खिलाफ एक और नाटो इस तरफ क्रिएट करना चाहते हैं। इंडिया ने लेकिन अमेरिकी मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। अमेरिकी गुट में जाकर इंडिया नहीं बैठा क्योंकि हम तो अपना गुट चलाते हैं। और परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकला कि इंडिया चाइना में चाहे भले कितनी ही दुश्मनी क्यों ना हो, हमने चाइना के साथ व्यापार करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यानी अमेरिका जहां एक और चाह रहा था कि चाइना को हम किनारा कर दें और जो इन दोनों के बीच चल रही दुश्मनी है उसका फायदा उठा लें, इंडिया ने कहा नहीं सर, हम अपनी जरूरतें अपने हिसाब से जानते हैं, जरूरतों के हिसाब से फैसले लेंगे। अमेरिका को यहां की मुंह की खानी पड़ी। एक और मसला हुआ, अगर आपको ध्यान हो तो रिसेंटली ताजा उदाहरण देते हैं, ज्यादा दूर जाने की क्या जरूरत है। G7 आयोजित हुआ था इटली में, आपको याद है 13 और से 15 जून के बीच में। भारत के प्रधानमंत्री भी गए थे इटली, याद आ गया। इटली जब गए तो इन्होंने हम सबसे कहा, हमको कहा कि देखिए आप लोग यूक्रेन के साथ रहिए और रशिया के खिलाफ रहिए। और इसी के तुरंत बाद स्विट्जरलैंड के अंदर पीस समिट रखी गई थी, ध्यान आ रहा है? बाकायदा पीस समिट में इनवाइट किया गया था इंडिया को 16 जून के दिन स्विट्जरलैंड में। भारत के प्रधानमंत्री लौट के इंडिया आ गए कि अपन नहीं जा रहे पीस समिट में, अपन को चाहिए ही नहीं शांति, ऐसी शांति चाहिए ही नहीं जहां मेरे दोस्त को ना बिठाया जाए। किसको?
रशिया को टेबल पर ना बिठाया जाए। बोले क्यों? बोले उसको टेबल पर बिठाओ तभी रशिया यूक्रेन डिप्लोमेसी और डायलॉग की बात करेंगे, तब जाके कोई मतलब है, अदरवाइज नहीं है। यानी अमेरिका को फिर मुंह की खानी पड़ी। G7 में बुलाया, इंडिया समेत ब्रिक्स के सारे कंट्री हो गए खिलाफ, किसके? रशिया यूक्रेन के खिलाफ हो गए कि नहीं सर, हम आपके इस पीस डायलॉग में जो 16 जून को करवाया गया उसमें हम साथ नहीं है। यहां पर फिर अमेरिका को नुकसान हो गया। हाल ही में जो ये ब्रिक्स कंट्रीज हैं, इन्होंने सऊदी को अपनी तरफ बुलाया है, तो भाई साहब सऊदी ने अमेरिका को झटका दे दिया है। इस पर मैं ऑलरेडी सेशन कर चुका हूं। पेट्रो डॉलर का मामला, जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि अमेरिका के साथ डीजल और पेट्रोल की खरीद पर डॉलर ही लेने हैं दुनिया भर के देशों से, यह एग्रीमेंट सऊदी ने किया हुआ था, उसने वो तोड़ दिया। यानी अमेरिका जियोपॉलिटिकली बहुत इंसल्टेड फील कर रहा है। उसके जिम्मेदार चाहे ब्रिक्स कंट्री हो, चाहे ब्रिक्स के साथ रह रहे चाइना और रशिया के साथ भारत अमेरिका को काउंटर करने के लिए जो तरीके अपना रहा हो, इनसे वो बड़ा ही खिन्न है। आप सोचिए ना कि रशिया यूक्रेन जैसे मुद्दे पर भारत का स्टैंड साफ था कि रशिया को बुलाइए, टेबल पर बिठाइए, दोनों की बातें साथ साथ होंगी। ऐसे क्या कर रहे हो? 79 कंट्री ये चाहते हैं 193 में से, तो क्या मतलब? बोले अपन साथ नहीं है साहब। आपको याद होगा कि एक बार फिर से मैंने इस पर सेशन किया पीस समिट के ऊपर, आप चाहें तो देख सकते हैं अंकित इंस्पायर इंडिया पर। मैंने जानकारी दी है कि भारत ने रूस का साथ दिया पीस समिट के अंदर, के बोले नहीं साहब। अच्छा, इजराइल और हमास की भी अगर आप बात करें तो उस केस में भी अगर आप एक जानकारी निकालें तो आप जान पाएंगे कि भारत इजराइल का मित्र है, ये सही है, लेकिन भारत साफ साफ कहता है कि वो फिलिस्तीन को भी सर्वाइव करवाना चाहता है। हम 2 स्टेट सॉल्यूशन चाहते हैं, जो कि यूनाइटेड नेशंस कहता है। और अमेरिका को किसी भी समय ना चाहने वाला या किसी भी समय पसंद ना आने वाला ईरान जो है, उसके साथ ने हमने चाबहार डील 10 साल के लिए एग्री कर ली। मतलब ये इतने सारे अंतरराष्ट्रीय ह्यूमिलिएशन हैं जिनको अब दबाने के लिए अमेरिका हमारी नस पकड़ रहा है। कैसी नस पकड़ रहा है? असल मायने में निखिल गुप्ता के नाम से जो चार्जशीट पेश की गई है अमेरिका में, उसमें एक किरदार है जिसका नाम अभी उजागर नहीं किया है। उसको केवल चार्जशीट में CC1 लिखा गया है। अब यह CC1 कोई भारतीय अधिकारी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत की सुरक्षा बलों का कोई शीर्ष अधिकारी है जिसने निखिल गुप्ता से कहा था कि जाइए और पन्नू को मारिए। अमेरिका भारत पर इस CC1 के नाम को उजागर करने का प्रेशर बना रहा है कि कहो देखो, निखिल गुप्ता को तो आपने कह दिया कि यह हमसे कोई संबंध नहीं रखता, लेकिन CC1 का हमारे पास पूरा डिटेल है। CC1 कौन है? हमारे NSA हैं, हमारे रॉ चीफ हैं, हमारे IB चीफ हैं। कौन है ये CC1? और क्या भारत अपने CC1 का नाम ना उजागर होने देने की शर्त पर अमेरिका की तरफ से आए हुए जैक सुलिवान की बातें मान लेगा? क्या अमेरिका गुरपवंत सिंह पन्नू को बचाने के लिए भारत के सामने एक मोहरे के रूप में उसे पेश करके अंतरराष्ट्रीय रूप से हम पर दबाव बनाने की कार्रवाई में कामयाब हो जाएगा? आइए डिटेल से चर्चा करते हैं। उम्मीद है कि आपको याद होगा कि हमने आज से 6 महीने पहले एक सेशन किया था जिसमें मैंने यह कहा था कि भारत के खिलाफ जितने भी खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं उन्हें एक एक करके मारा जा रहा है, और मारे जाने में किसी अज्ञात व्यक्ति को तारीफें मिलना शुरू हुई थी। हमने इस सेशन में बताया था तब जब कनाडा और अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाने शुरू किए कि ये आप ही हो जो भारत के खिलाफ बोलने वालों को दुनिया में मरवा रहे हो। जब ये बात होने लगी तो भाई साहब इसी बात में कन्फर्म हुए नाम में एक नाम पहली बार उजागर हुआ अमेरिका की तरफ से। उसका नाम है निखिल गुप्ता, जिसकी चार्जशीट इस समय सोशल मीडिया पर तैर रही है। क्यों तैर रही है? क्योंकि इसी मामले में पन्नू को मारने के लिए कोई निखिल गुप्ता नाम का व्यक्ति जो अज्ञात था, उसका नाम जो उजागर हुआ, उसे हाल ही में चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया है। चेक रिपब्लिक एक यूरोपियन कंट्री है और इसे गिरफ्तार करके अमेरिकी कोर्ट में पेश किया गया है। जो उस पर आरोप लगे हैं उसके अनुसार इनको 10 साल की सजा मिल सकती है। ऐसी स्थिति में पन्नू जो भारत का मोस्ट वांटेड है, लेकिन आज अमेरिका के लिए वो खजाने से कम नहीं है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी यात्रा पर जाने से पूर्व जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 2023 में अमेरिका जा रहे थे, उसी समय पन्नू को मारने की साजिश की गई थी, क्योंकि पन्नू उस समय बड़ी धमकियां दे रहा था भारत के प्रधानमंत्री को। जब यह जानकारी बाहर निकलकर आने लगी कि भारत की तरफ से किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को यह ऑफर दिया गया है कि पन्नू को खत्म करो, वो खबर अमेरिका को पता चल गई
और अमेरिका ने इस बारे में सऊदी अरब के जेद्दा में एक बार एनएसए स्तर की वार्ता हुई, तब यह बात भारत के सामने रखी। यह जानकारी बाहर ना आती अगर फाइनेंशियल टाइम्स में खबर ना छपी होती। क्या कि यूएस थॉटेड प्लॉट टू किल 6 सेपरेटिस्ट ऑन अमेरिकन सॉइल। ऐसी स्थिति में इसी खबर से यह जानकारी बाहर निकलकर आई थी कि भारत ने अमेरिकी धरती पर अमेरिकी नागरिकता ले चुके पन्नू को मारने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटा ली है। और अमेरिका ने इस चीज के लिए भारत को साफ साफ कह दिया है कि आप मेरी धरती पर मेरे नागरिक को नहीं मार सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा कर गए तो ऐसी स्थिति में अमेरिका की बेइज्जती हो जाएगी। पन्नू अब अमेरिकी नागरिक है, यहां बैठकर वो भारत के खिलाफ क्या कहता है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि अमेरिका के खिलाफ ओसामा बिन लादेन कुछ कहता है तो उससे अमेरिका को बहुत लेना देना होता है, लेकिन अमेरिका में बैठकर कोई दुनिया के खिलाफ कुछ कहता है तो उससे अमेरिका अपने आप को डेमोक्रेसी का रक्षक समझता है, कहता है कि यह तो अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आईसिस के आतंकी जब टेप रिकॉर्ड करके अमेरिका के खिलाफ भेजते हैं तो उससे अमेरिका घबरा जाता है, लेकिन अमेरिका में बैठा कोई आदमी भारत के मंत्रियों के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ जहरीले बयान देता है तो उससे वो अभिव्यक्ति की आजादी कहता है। अमेरिका के ये दोहरे रवैये दुनिया के सामने बखूबी आ रहे हैं। इन बखूबी आ रहे रवैयों में लेकिन अमेरिका जिस तरह का प्रयास भारत पर दबाव डालने का कर रहा है, इतनी बेवकूफ भारत की जनता भी नहीं है और भारत सरकार भी नहीं है कि इनके दबाव के तहत दब जाएगी कि तुम दबाओगे पन्नू के नाम पर कि हम तुम्हारा नाम उजागर कर देंगे कि कौन कहा था, हमारे यहां तो हीरो बना लेंगे, तुम नाम तो उजागर करो एक बार कि यह आदमी आदेश दिया था, तुम आदेश दो। यहां पर अगले दिन भाई साहब वाहवाही होने लगेगी उस आदमी की, यार तुम बहुत सही किए थे यार। एक बार नाम उजागर करने के नाम पर तो तुम मांडोली कर रहे हो ना कि इंडिया वालों हम बता देंगे कि ये CC1 कौन है। चलो मैं CC1 की कहानी तक आपको लेके चलता हूं ताकि आपको इस CC1 में भारत के उस अधिकारी के नाम की गुंजाइश दिखेगी जिसको लेकर अमेरिका हमारे साथ में बैठ करके मोलभाव कर रहा है। अभी बताते हैं, फिलहाल के लिए सुर्खी पर गौर करें कि गुप्ता को पकड़ करके चेक रिपब्लिक से अमेरिका ले जाया गया। यह सुर्खी बनी हुई है सर, कल की बहुत जबरदस्त सुर्खी बनी है कि पन्नू की हत्या की साजिश के अंदर जो निखिल गुप्ता हैं उन्हें चेक रिपब्लिक से प्रत्यर्पण के साथ अमेरिका ले गया है और 16 जून को अमेरिका के ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में लाया गया है। ठीक है, यह वो एक ऑफिशियल पेज है जो मार्केट में इस समय वायरल है, जहां पर प्रत्यर्पण की बात की गई है कि निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक से लेकर अमेरिका ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं हवाई जहाज के अंदर निखिल गुप्ता को यहां पर हाथ बांधकर ले जाते हुए न्यूयॉर्क पुलिस के द्वारा देखा जा रहा है। अमेरिकी पुलिस के कर्मचारी आपको यहां पर फेस कवर किए हुए दिखाई दे रहे हैं और यहां पर निखिल गुप्ता को हवाई जहाज से अमेरिका लाया गया है। ठीक है, अमेरिका जहां लाया जा रहा है वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स के ये फेडरल कोर्ट हाउस जो न्यूयॉर्क सिटी में है उसके बाहर के विजुअल्स हैं, जहां पर पन्नू को मारने की साजिश के नाम पर जो निखिल गुप्ता है उसको पेश किया गया है। इस कोर्ट के अंदर इनको पेश किया गया है। ठीक है, यहां पर जो चार्जशीट पेश की गई है उसके अंदर 5 किरदार नाम रखे गए हैं। 5 किरदार कौन कौन से हैं? इसमें पहला किरदार रखा गया है CC1 के नाम से। बस यही है, असल में इसी के नाम पर अमेरिका भारत के साथ आकर मोलभाव करने चला आया है कि बताओ हम इसका नाम बता दें क्या। अरे हमारे यहां उल्टा हो जाएगा यार, तुम मत बताना, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। अगर अमेरिका वालों हमारा सेशन सुन रहे हो तो समझना जरा ध्यान से। CC1 में अमेरिका के मुताबिक मुख्य साजिशकर्ता क्या है, जरा ध्यान से देखो। अमेरिका में दायर केस के अनुसार CC1, ये चार्जशीट उन्होंने पेश की, देखो इस तरह की चार्जशीट थी, मैंने दिखाई भी थी अभी थोड़ी देर पहले आपको, ये रही। इस तरह से यहां पर पूरी चार्जशीट पेश की गई है। इसमें ये सारी जानकारी देखो, ये लिखा हुआ CC1, संभवतया आपको इतना दिखाई ना दे रहा हो, ये सील्ड मतलब वो इंडिक्टमेंट है जिसको कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर पेश किया गया निखिल गुप्ता के नाम से। USA वर्सेस निखिल गुप्ता, आल्सो नॉन एज निक के नाम से इसको रखा गया है। CC1 यहां पर बार बार आ रहा है। CC1 के बारे में जो बताया गया है ना, वहां क्या लिखा हुआ है, has variously described being employed by Indian government as senior field officer with responsibility in security management and intelligence. CC1 has also referenced previously serving in India's Central Reserve Police Forces, यानी कि CRPF में CC1 काम कर चुका है, एंड रिसीविंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग, उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग है इन बैटलक्राफ्ट एंड वेपन्स। CC1 was employed at all time relevant to this indictment to Indian government, resides in India and directed the assassination plot from India। CC1 इंडिया में ही रहता है और इंडिया से ही इसने निखिल गुप्ता को आदेश दिया है। वो CRPF में जॉब कर चुका है। अच्छा, CRPF में ना भारत के तमाम जितने भी बड़े फील्ड ऑफिसर्स होते हैं वो कभी ना कभी जॉब किए
होते हैं। क्यों? क्योंकि सीआरपीएफ ऐसे समझिए, देखिए, चाहे हमारे देश का रॉ चीफ हो, चाहे आईबी चीफ हो, चाहे हमारे एनएसए हो, ये तीनों ही आईपीएस अधिकारी होते हैं। ठीक है, आईपीएस अधिकारी गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं और गृह मंत्रालय के अधीन ही हमारे अर्धसैनिक बल आते हैं। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज जो हैं, सीएपीएफ फोर्सेज हैं, उनमें ही सीआरपीएफ आती है। तो सीआरपीएफ में आईपीएस ऑफिसर्स की ही नियुक्ति होती है। यहां के जो बड़े डीजी रैंक के लोग होते हैं वो आईपीएस ऑफिसर्स ही होते हैं। तो टेक्निकली यहां पर इशारा सीसी1 के नाम पर जिस सीआरपीएफ का किया जा रहा है वो हो सकता है कि हमारे इन टॉप ऑफिशियल्स में से कोई हो या कोई और अधिकारी हो जो अभी तक अंडरग्राउंड हो, किसी को उस बारे में जानकारी ना हो। इन्होंने अपनी चार्जशीट में बकायदा सीसी1 का जिक्र किया है कि साहब असली काम तो इंडिया में बैठा हुआ एक सीसी1 नाम का व्यक्ति है वो कर रहा है, और बोले उसी ने ही अपनी तरफ से आदेश दिया है इनको काम करने का। किसको? निखिल गुप्ता को। असल में अमेरिका केवल निखिल गुप्ता तक नहीं रुकना चाहता है, वो निखिल गुप्ता के साथ साथ इंडिया तक पकड़ बनाना चाहता है। अब आप सोचो ना, मतलब इसको आप कोइंसिडेंस कहेंगे क्या कि जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी ये जानकारी जुटा रही है उसका हेड सुलेवान इंडिया आता है और उसी समय आता है जब निखिल गुप्ता चेक रिपब्लिक से न्यूयॉर्क लाया जाता है। आप विचार करिए, मतलब अमेरिका सोचता है कि आज के इस आधुनिक साइबर मतलब ये जो सोशल मीडिया का दौर है उसमें इस तरह की चर्चाओं से वो बचा रह जाएगा। नहीं, दुनिया को सब पता चल जाता है। आप सोचिए, उसको इधर से उधर ले जाया गया है, वहीं रिवर्स आ जाओ आप इंडिया में लौट करके। इंडिया में जैक सुलिवान आया हुआ है और वो यहां आकर के हमारे एनएसए से बात कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री से बात कर रहा है, हमारे विदेश मंत्री से बात कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, समझ में सब आ रहा है। हालांकि अमेरिका भी समझ गया कि उनको सब समझ में आ रहा है, और जब सब समझ में आ रहा है तो वो सफाई दे रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसलिए जैक सुलिवान थोड़ी गया है, हम तो किसी और मुद्दे पर बात करने के लिए सुलिवान को भेजे। हाँ हाँ, हम सब समझते हैं, तुम कई बार आ चुके हो यहाँ पे, तुम्हारी जानकारी में ये जुटाने के लिए कि ये सीसी1 कौन है, तुम कर क्या पाओगे हम उतना भी जानते हैं। तुम सीसी1 का नाम उजागर कर दोगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर इंडिया तुम्हारी बात नहीं मानता तो तुम सीसी1 का नाम उजागर करोगे। नंबर 2, उसके नाम पर आप नोटिस जारी करोगे कि इंडिया वाले उसे हमें प्रत्यर्पित करें, और नहीं करें तो अगर उसको हमने अपने देश में पाया तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। यही करते हो तुम दुनिया के हर उस आदमी के साथ जिसके साथ तुम्हारी नहीं बनती है ना। अब इंडिया वाले भी इतने सख्त है ना कि तुमको हाल ही में पीस ट्रीटी के अंदर अपना मैसेज पहले ही दे चुके हैं। तुम कितना ही मुलाकात कर लो, उस पीस फोरम में जो तुमने स्विट्जरलैंड में बुलवाई थी ना यूक्रेन के नाम पर भारत से साइन करने के लिए, परसों की तो बात है, 16 तारीख की तो बात है, भारत वहां पर अपना स्टैंड दिखा के आ गया तुम्हें कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। यूक्रेन के मसले पर तुम चाहते थे कि हम साइन करें उस कम्युनिके पर जिस पर यूक्रेन के साथ की बात की गई हो, नहीं किया ना हमने साफ कह दिया कि तुम रहो अपनी परेशानी रटो, हाँ पर तुम आए हो तो सुन लेते हैं, तुम्हारी बात भी सुन लेते हैं। तो सीसी1 आपको पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया। दूसरा व्यक्ति निखिल गुप्ता रखा गया है। निखिल गुप्ता को पूरी साजिश को अंजाम देने की जिम्मेदारी थी साहब, ये चार्जशीट के अंदर दूसरा आदमी है। अब असली खेला बिगड़ा कैसे, अब निखिल गुप्ता से क्या गड़बड़ हुई है, नहीं तो ये काम हो ही जाता। दिक्कत कहां हुई अब उसको समझो। देखो असल में हुआ ना, निखिल गुप्ता के ऊपर इन्होंने ड्रग्स और हथियार के भी आरोप लगा दिए। कहा गया है कि वो इस तरह का अपराधी था, चेक रिपब्लिक रहता था और उसको यह काम सौंपा गया था। निखिल गुप्ता को यह कहा था इंडिया की तरफ से इन सीसी1 ने कि अगर तुम इस काम को अंजाम देके आते हो तो तुम्हारे ऊपर जो इंडिया में लगे हुए केस हैं ये हटा दिए जाएंगे। अच्छा, आपको याद होगा कुछ दिन पहले कनाडा ने भी ऐसे ही भारत में बैठे हुए लॉरेंस बिश्नोई पर आरोप लगाया था कि लॉरेंस बिश्नोई के लड़के थे जिन्होंने कनाडा के अंदर बैठ करके उनको मारा था। वो कौन सा था, एक सेपरेटिस्ट और था ना जिसको सिख सेपरेटिस्ट था जो खालिस्तान की जो मांग करता था, निज्जर, उसके ऊपर आरोप लगाया था। तो इन्होंने ये ट्रेंड पकड़ लिया है कि इंडिया जो अपराधी बाहर चले गए हैं उन अपराधियों को अपनी तरफ से ऑफर देता है कि तुम अगर इंडिया वापस आओगे तुम्हारे ऊपर से सारे केस हटा देंगे, ये और काम करते आओ, तुम पहले ही अपराध में हो तो एक अपराध और करके अपने दाग मिटा लो। ठीक है, मॉडल है साहब ये, और कुछ लोग इस मॉडल को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि ये तो बढ़िया मॉडल निकाल लिया। खैर, ऐसी स्थिति में निखिल गुप्ता पूरी साजिश को अंजाम देने की जिम्मेदारी दी जाती है। निखिल गुप्ता को कहा जाता है कि तुम्हारे ऊपर से केस हट जाएंगे। निखिल गुप्ता इस काम को लेकर के निकल लेते हैं। अब ये जाकर के उस सोर्स व्यक्ति से मिलते हैं जो कि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट का सोर्स है। असल मायने में निखिल गुप्ता को बस यही नहीं पता था कि वो जिस आदमी से स्पन्नू को मरवाने की बात कर रहा है वो आदमी मुखबिर बन जाएगा, सूचना तंत्र बन जाएगा अमेरिका के लिए। ठीक है, अमेरिका के अंदर इस आदमी के बारे में अब इस निखिल गुप्ता को एक ऐसा आदमी या शूटर चाहिए था जो उसको मार सके। शूटर की तलाश में ये कुछ लोगों से मिलता है। जब जिस बंदों से मिलता है तो ये क्रेडिबल सोर्स है, कोई व्यक्ति जिसको अमेरिका ने डिस्क्लोज नहीं किया है। उस क्रेडिबल सोर्स ने अमेरिकी प्रशासन के लिए पहले से काम किया हुआ था। अजी मुखबिर बोलते हैं आसान भाषा में, सूचना देने वाला था।
उसने जाकर के अमेरिकी सरकार को बता दिया कि एक आदमी है और आपके ही एक आदमी को मारने का काम करने वाला है और उसमें बड़ा इंटरेस्ट है, इंडिया के साथ आप बार्गेनिंग कर पाओगे। कोई बात नहीं साहब। ये सोर्स बड़ा चालू निकला। इसने बकायदा निखिल गुप्ता को हिटमैन से मिलवाया। हिटमैन कौन है साहब? तो हिटमैन यानी जो गोली मारेगा, उससे मिलवाया। और बकायदा हिटमैन के नाम पर उसने अमेरिकी खुफिया विभाग के ही एक अंडरकवर एजेंट से मिलवाया, ताकि इस पूरी पटकथा को बहुत अच्छे से ट्रैप किया जा सके। यानी अमेरिका खुद एक ट्रैप बिछा रहा था निखिल गुप्ता को पकड़ने के लिए। ठीक है, हिटमैन को पैसे देते हुए गिरफ्तार कर लिया गया निखिल गुप्ता को। मतलब एक तरह से समझिए गिरफ्तार नहीं हुआ है, एविडेंस इकट्ठे कर लिए, बाकी तो निखिल गुप्ता वहां से निकल के चेक चला गया था वापस। लेकिन हुआ क्या कि हिटमैन को इसने पैसे दिए कि जाओ भैया इसको मारो। हिटमैन असल में अमेरिकी इंटेलिजेंस का एक आदमी था, अंडरकवर एजेंट था, और उसने भी इस बात को कंफर्म कर दिया कि निखिल गुप्ता मेरे माध्यम से पन्नू को मरवाना चाहता है। और निखिल गुप्ता को इंडिया में बैठा हुआ कोई CC1 है जो कि कोड नेम के साथ काम कर रहा है, वो इसको आदेश दे रहा है। अमेरिका को पूरी पटकथा जब पता चली तो इस पूरे मामले को तो फिनिश कर दिया गया, यानी कि पन्नू को तो बचा लिया गया। प्रॉपर चार्जशीट तैयार की गई और चार्जशीट तैयार करके पन्नू को बचाकर अब पन्नू के दम पर भारत के साथ में मांडोली करने का प्रयास किया जा रहा है। और जब यह बात निकलकर सामने आई, सऊदी अरब के जेद्दा के अंदर NSA स्तर की वार्ता हुई थी, सुलेमान मिले थे तब भी इंडिया के NSA के साथ में, तब इंडिया ने साफ कहा था कि देखो अगर कुछ ऐसा है तो पहले हमें एविडेंस दिखा दो, हम तब मान जाएंगे। भारत ने साफ साफ उस समय भी कहा था कि देखो अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है तो हम आपके एविडेंस देखेंगे और फिर कुछ करेंगे। अमेरिका के प्रभाव में जो यूरोपियन देश हैं, ये तो पहले ही उसकी आधी कटी रोटी है, उन्होंने निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार कर लिया। भारत के विदेश मंत्री से पूछा कि साहब निखिल गुप्ता गिरफ्तार हो गए हैं, भारत क्या कर रहा है? भारत ने कहा कि हम बकायदा उनके साथ काउंसलर एक्सेस लेकर के 3 बार मुलाकात भी कर चुके हैं, क्योंकि जहां पर भी कोई व्यक्ति भारतीय गिरफ्तार होता है, भारत का वहां पर स्थित दूतावास उस व्यक्ति से मिलता है और उसे कानूनी सहायता उपलब्ध कराता है। तो हम 3 बार मिल चुके हैं। जयशंकर साहब ने पिछले साल ही ये वाली बात कह दी थी, बोले ऐसा कुछ है नहीं, निखिल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया, कोई इंडियन है अगर गिरफ्तार हुआ है तो हम उसको काउंसलर एक्सेस देकर के बातचीत कर रहे हैं, तो कोई बड़ा लोड है नहीं। भारत ने अपनी तरफ से इस बारे में पहले ही स्थिति क्लियर कर दी थी। ठीक है, तो निखिल गुप्ता से भारत लगातार संपर्क में है। निखिल गुप्ता को अमेरिका वाले लेकर अमेरिका चले गए, चेक रिपब्लिक से, प्राग से लेकर के न्यूयॉर्क के अंदर उसको कोर्ट में पेश कर दिया गया। उस समय भाई साहब ये आ गए कि भाई साहब मामला सेटल करना हो तो हम आ जाते हैं। 2 दिन की यात्रा पर जब आप इंडिया आते हैं, ये इंडिया आए हुए इनकी तस्वीर है। NSA अमेरिका के हैं ये, तो अमेरिका के NSA बड़ी बात है। जैसे इंडिया के NSA मतलब भारत को सुरक्षा के मामले में जो भी बातें हैं वो डोभाल साहब के दिमाग में चल रही है, ऐसे ही इनके दिमाग में अमेरिका को लेकर बातें चलती हैं। ये इंडिया आते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं। प्रधानमंत्री से मिलने का इनका बैठने का तरीका देखिए आप, इससे ही पता चल रहा है कि इनके हाव भाव प्रधानमंत्री के साथ बात करते हुए ऐसे हैं कि हाँ चलिए बताइए। मतलब इस जेस्चर को देख करके आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाउ रूड एंड एरोगेंट दे आर, है ना। तो यहां पर खैर प्रधानमंत्री इस बात को बताते हैं कि हम पार्टनरशिप के लिए बात कर रहे हैं। कौन सी पार्टनरशिप के लिए? इंडिया US कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल, अब कुछ भी है जी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल गुड के लिए इनसे बात कर रहे हैं। यहां पर बकायदा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जानकारी देती है कि NSA इनके इंडिया आए हुए हैं, प्रधानमंत्री से मिले हैं, और एक नया टर्म दिया जाता है कि हम एक चीज के लिए मिले हैं, और वो कौन सा है? इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जिसे ISAT नाम दिया गया है, हम उसके लिए बातचीत कर रहे हैं। हमारी जो बातचीत है वो ISAT के लिए है। जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जैसे बोले हम सेमीकंडक्टर के लिए आपस में बात कर रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हम बात कर रहे थे। अजी सर झूठ मत बोलिए, आप इंटेलिजेंस के लिए बात कर रहे थे, आर्टिफिशियल तो आगे से जोड़ दिया है, खैर कोई नहीं जी। टेलीकॉम के लिए बात कर रहे हैं, डिफेंस के लिए बात कर रहे हैं, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए बात कर रहे हैं, स्पेस के लिए बात कर रहे हैं, एंड अदर्स भी बात कर रहे हैं। तो इंडिया की तरफ से जो जानकारी दी गई वो ISAT की दी गई कि बोले हम लोग पहले से ही बात में थे, अब इनके साथ इन चीजों को लेकर बात कर रहे हैं। हाँ भाई, राष्ट्रपति आया है ना वहां का, जो उसके साथ बातचीत हो रही है, पर ठीक है हम भी समझ रहे हैं और आप भी समझा रहे हो। ऐसी स्थिति में प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉपर तरीके से इनसे बात की और बताया कि हाँ मिले थे बाइडेन से हम भी, आप लोग। अब बकायदा इन्होंने हमारे विदेश मंत्री के साथ भी मुलाकात की, विदेश मंत्री के साथ ऑफिशियल स्तर की वार्ता हुई। यहां पर टेबल्स हैं जिसके अंदर दोनों स्तर के लोग बड़े ही खुश अंदाज में बात करते हुए देखे जा रहे हैं।
दोनों अपनी तरफ की बातें रख रहे हैं, माहौल एकदम बढ़िया है। अच्छा, इंडिया भी इनकी इस बात को समझता है। असल में हमें जो खुशी हो रही है, हंसी आ रही है, वो इनको देखकर आ रही है। ये अपनी तरफ से बात रख रहे हैं और ये अपनी तरफ से अपनी स्माइल पेश करके वही अंदाज, आंखों में से रेड फायर, बोले मैं समझ रहा हूं कि तुम जो कहना चाह रहे हो, और सुनो तुम अब सोच रहे हो, हम 2 साल पहले सोच लिए थे कि तुम यही सारा काम करोगे। हम जब कोई काम करते हैं उसके साइड इफेक्ट भी सोच लेते हैं कि क्या होगा, तभी तो आज तुम्हारे सामने बैठे हैं, बताओ क्या दोगे तुम हमें। तो इंडिया इनके साथ बाकायदा बात कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये CC1 का नाम उजागर होने के लिए सारी कहानी हो रही है, इसके लिए प्रॉपर पटका था। अब ये CC1 कोई बहुत बड़ा आदमी हुआ, मान लो कि कल को NSA रॉ IB चीफ लेवल का आदमी हुआ, तो इंडिया के लिए ये पब्लिकली कैसे दिखाएंगे अमेरिका वाले। आपको पता ही है कि जैसे अभी लगभग 150 न्यूज कटिंग्स ऐसी हैं मार्केट में उपलब्ध जो इंडिया के चुनावों को प्रभावित करने के लिए वेस्टर्न मीडिया ने चलाई थी, कि भारत की डेमोक्रेसी के बारे में, भारत सरकार के बारे में जो भी अंट शंट अनाप शनाप लिखना है लिखो, ताकि जनता को लगे कि दुनिया इंडिया के बारे में कैसे समझती है, वगैरह वगैरह। अब यहां पर ये क्या करेंगे ना, जैसे ही ये बात उजागर कर दिए मान लो, तो इंडिया के बारे में एक इमेज बनाई जाएगी कि इंडिया डेमोक्रेटिक है ही नहीं, ये अपने विरोधियों को मरवाने के लिए, अपने विरोधियों को मरवाने के लिए दुनिया के देश में भी ऐसी कैसी डेमोक्रेसी जहां पर बोलने की आजादी ना हो। पन्नू बोलता ही तो है, बोलने के नाम पर उसे मरवाने की बात चल रही है। तो भारत की एक इमेज दुनिया के अंदर और डेमोक्रेसी इंडेक्स में उठाकर उसे नीचे डाल दिया जाएगा। इनके सारे जो हथकंडे हैं जिसमें ये पैरामीटर सेट करते हैं कि अब तुम बुरे हो गए, तो वो बुरा बना दिया जाएगा। इस तरह की बातें यहां पर चल रही हैं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन अब आप जैसे समझदार लोग और भी तो हैं जो इस न्यूज को दूसरे तरीके से समझते हैं, वो इनसे पूछ लिए कि सर जी एक बात बताइए कि क्या मतलब वैसा कुछ मामला चल रहा है क्या। इनके स्पोक पर्सन से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमारे बीच में तो ICT को लेकर के बातचीत हो रही है। US और इंडिया इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को बात कर रही है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं, नथिंग एल्स। लेकिन साहब दुनिया है ये सब जानती है, ISAT आज का नहीं है, 2022 से चला आ रहा है भारत और अमेरिका के बीच में। अचानक इनका आ जाना थोड़ा सा समझने में तकलीफ देता है सर, लेकिन चाइना, वो रशिया जो है ना, वो इस बात को समझ गया कि देखो बेटा, तुम ना केवल इसके दम पर भारत पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिशें कर रहे हो। स्पुतनिक ने बकायदा, जो कि स्पुतनिक रशियन अखबार है, उसने बकायदा इस बात को अपनी तरफ से इंटरप्रेटेट करते हुए लिखा है कि यहां पर इंडिया को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। दबाने का प्रयास इसलिए किया जा रहा है ताकि स्ट्रेटेजिकली इंडिया को रशिया के खिलाफ यूज किया जा सके, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर अमेरिका के पक्ष में इंडिया बना ले, इसलिए प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए, US लेवरेजेस निखिल गुप्ताज एक्सट्रेडिशन टू प्रेस इंडिया फॉर स्ट्रेटेजिक कंसेशन। यहां स्पुतनिक ने यह खबर लिखी है, यानी कि रशिया बैठा बैठा वहां देख तो रहा ही है ना कि तुम जैक सुलिवान क्यों इंडिया आए हो, हमको सब समझ में आ रहा है भाई, तुम्हारा क्या मकसद है समझ में आ रहा है, रुको हम जरा दुनिया को बता देते हैं। इन्होंने लिखा बकायदा, यहां पर स्पुतनिक इंडिया में लिखा गया, इट इज रीजनेबल टू एंटिसिपेट दैट US माइट यूज निखिल गुप्ताज एक्सट्रेडिशन टू द US to exert pressure on India aiming to secure more favorable term on greater concession in their relation। ये लीजिए, रशिया है, सब समझता है कि तुम क्या दाचाव चल रहे हो, और ये इंडिया भी समझता है भाई, आज की बात थोड़ी है। खैर, इंडिया बहुत मजबूत है और ऐसी स्थिति में इंडिया इन स्थिति से निपट लेगा, उन्हें समझ में पहले से ही आता है। और आप और हम अच्छे से जानते हैं कि भारत विरोधी दुनिया में कहीं भी होने ही नहीं चाहिए। और भारत के खिलाफ जो भी मुंह उठाएगा, हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज, हमारे देश के नेशनल्स अब चुप नहीं रहेंगे, उन्हें भारत के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुनना है। जैसे अमेरिका किसी के खिलाफ कुछ सुनने से पहले ही भड़क उठता है, ऐसे ही भारत भी अब अपनी आत्मसम्मान को पहचान रहा है और निश्चित ही इन चीजों का माकूल जवाब दिया जाएगा। कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, ये मेरा परसेप्शन है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी NCERT वाले विद्यार्थी फिर से रिमाइंडर ले लें, एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, जाइए और बाकायदा प्रॉपर तरीके से अपने कोर्स को ले लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें।